स्वागत है। मैं हूं स्वाति। काफी मेहनत करते हैं हमारा पैसा कमाने के लिए, फिर हम उस कमाई हुई रकम में थोड़ा खर्च करते हैं और थोड़ा सेव करते हैं। सेविंग के वैसे तो बहुत जरिए हैं, लेकिन आप चाहते ये है कि जहां भी आप पैसा लगाएं वहां से 4 पैसे ज्यादा आए। और यकीन मानिए कि आपकी हर महीने की छोटी से छोटी सेविंग्स एक दिन एक बहुत बड़ी रकम बनकर आपके पास वापस आ सकती है। बस जरूरत है थोड़ी सी प्लानिंग की, और इसी काम में आपकी सहायता करते हैं हम योर मनी के जरिए, क्योंकि मेहनत से कमाए गए आपके पैसे की फिक्र हमें भी है। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के MD अभिनव एंग्लिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। दीपक सकबाल ने हमें मुंबई से फोन किया है। दीपक, क्या है आपका सवाल? हाय अभिनव। हाय दीपक। या एंड स्वाति, थैंक्स फॉर वंस अगेन टू कॉल मी। अभिनव, मेरा सवाल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। मैं जानना चाहता हूँ, एज अ न्यू इन्वेस्टर, how do I select the particular schemes and what are the rights that are available on a mutual fund holders? Okay. And दूसरा सवाल है मेरा, what are the factors are influence the performance of mutual funds? And तीसरा सवाल है नॉमिनेशन के बारे में। Can I make the nomination for the mutual funds or units which I purchase? Okay. And what are the effects of making the nominations? And who can make the nominations and how I can change the nomination or I can cancel the nomination which I made by me? दीपक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में भी कुछ जानना चाहते थे? हाँ जी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में भी जानना चाहता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में व्हाट एग्जैक्टली हाउ इज वर्क द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, और उसमें लॉक इन पीरियड कितने होते हैं और उसमें रिटर्न्स कैसे आते हैं, तो वो मुझे जानना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, हाउ आई कैन परचेज द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। ऑलराइट। अभी 3-4 सवाल है। बेसिक सवाल यही है कि म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करना ये चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, सेलेक्ट कैसे करें, कौन से फंड के साथ? So, प्राइमरीली आप जब फंड सेलेक्ट करते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो शुड बी बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट, कि आपका कितना रिस्क लेने की आपकी क्षमता है। एक दूसरा, आप कितने समय तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको कुछ आइडिया है कि आप किस तरह का, अगर आपको फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स ही चाहिए कि मेरे को, अगर मैंने 100 रुपये लगाए, मेरे को 100 के 112 ही मिलने चाहिए, या मैं कुछ मार्केट एक्सपोजर लेके उसमें रिटर्न ले सकता हूँ, तो बेसिकली रिस्क एपेटाइट के अराउंड ही आपके प्राइमरीली आपकी जो डिसीजन है उस पर बनती है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा नहीं लेना चाहते, तो आप बैलेंस्ड फंड चूज करेंगे। अगर आप बोले मैं जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप डेट फंड्स की तरफ जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से आप अपनी फंड की सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे इनका सवाल था कि बेसिक 4,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी। अभी फिलहाल ये 3,000 रुपये PPF में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो शुरुआत के लिए कौन से फंड, अगर हम मान के चले कि इनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है और ये इक्विटी फंड की तरफ जा सकते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इन्होंने फिलहाल इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये। तो वो अगर 2 लॉन्ग टर्म अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स लें, और जिसमें ये SIP कर सकते हैं, HDFC टॉप 200 है या रिलायंस ग्रोथ फंड है, दोनों फंड्स ने कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मेरे ख्याल से ये सेफ फंड्स रहेंगे स्टार्ट करने के लिए। आगे चल के जब ये समझ पाए इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया है और क्या रिटर्न्स आ रहे हैं और कैसे ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो आगे चल के मिड कैप फंड में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। एक सवाल उनका ये भी था कि म्यूचुअल फंड होल्डर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं? कि आज तो जिस तरह सेबी ने रेगुलेशंस बनाए हैं और जैसे रोज आ रहे हैं, आई थिंक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास पॉसिबली जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होती है, वो है कि मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं, मतलब फंड ने वो पैसे कहाँ लगाए हैं, उसमें फंड कितना खर्चा कर रहा है, आई मीन जो मेरे इन्वेस्टमेंट हैं, उसके रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइमली इन्वेस्टर को भेजे जाते हैं रेगुलरली। आपके जो रेगुलर अकाउंट स्टेटमेंट्स है वो आते हैं, आपका फंड का स्पॉन्सर कौन है, फंड का ट्रस्टी कौन है, एवरी इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द इन्वेस्टर। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है जो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। जो की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसको क्या या में SID बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगर ये कोई भी इन्वेस्टर अगर उसको पढ़े तो उनको सारे डिटेल्स बहुत कंफर्टेबली मिल जाते हैं। ओके, एक सवाल ये था कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के या किसी फंड्स के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं? देखिए, परफॉर्मेंस के लिए तो प्राइमरीली जो फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में अपना पोर्टफोलियो बनाता है, तो उसमें
कि अगर इक्विटी फंड है तो उसमें जनरली स्क्रिप्ट्स होंगी, तो अगर लार्ज कैप फंड है तो उसमें लार्ज कैप स्क्रिप्ट्स है, मिड कैप फंड है तो मिड कैप स्क्रिप्ट्स एंड सो ऑन। डेट फंड है तो उसमें कॉर्पोरेट पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब होते हैं। तो प्राइमरीली आपने किस क्षेत्र में इन्वेस्ट किया है और उसमें क्या पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट की है, वो जनरली डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट पे कि वो आपको किस तरह आपका पोर्टफोलियो चलेगा। अगर इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है और अगर बाजार चल रहा है तो नेचुरली आपके पोर्टफोलियो में भी गेन आएगी, अगर बाजार गिरेगा तो वो भी नेचुरली गिरेगा। एक वो रीजन है, प्लस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि जो फंड मैनेजर ने है कितनी अग्रेसिवली और किस तरह वो लाइक इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है। क्या वो कभी कैश में इन्वेस्टेड है, अगर बाजार गिर रहा है तो क्या वो अपॉर्चुनिटी ले रहा है, नहीं ले रहा है। प्लस फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से कि वो क्या एक्सपीरियंस है फंड मैनेजर का। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली डिपेंड ऑन वेयर द फंड इज गेटिंग इन्वेस्टेड। एक और लास्ट सवाल इनकी तरफ से था कि नॉमिनेशंस को लेके इनके मन में डाउट्स थे कि किसको नॉमिनी बना सकते हैं, अगर नॉमिनी चेंज करना है तो क्या वो यहाँ पर सहूलियत होती है या नहीं? जरूर, बिल्कुल। आप एक नहीं, आप मल्टीपल नॉमिनेशंस भी कर सकते हैं जी। आप माइनर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं और आप जब चाहें इसको चेंज कैंसिल जो चाहें, आई मीन आप बहुत कन्वीनियंटली आप नॉमिनेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्म टू लाइक नॉमिनेट एनीवन। तो माइनर है तो उनके साथ उनका गार्डियन होगा तो गार्डियन की डिटेल्स ले लेते हैं और यहाँ मल्टीपल आप नॉमिनेशंस भी कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड सिंपल। ऑलराइट, एक लास्ट सवाल इनकी तरफ से और वो इंफ्रा बॉन्ड के बारे में जानना चाहते थे निवेश करने के पर्पस से। देखिए, ये इसी बजट में अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आप 20,000 तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में एनुअली, तो बिसाइड्स दी ATC, ATCCD, ATCC बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं फिलहाल, जिसमें 1 लाख रुपीस तक आप इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, ELSS फंड्स हैं, इसके अलावा आप 20,000 और इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसपे आपको टैक्स रिबेट मिलता है। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो फिलहाल इन्होंने क्लैरिफाई किए हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, IDFC है, IFCI है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो आएंगे इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें शर्त यही है कि ये 5 साल का लॉक इन होते हैं और 10 साल के बॉन्ड होते हैं। अच्छा। बिसाइड्स ये वो और भी वो जो NBFCs हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इनको कैटेगराइज किया गया है, उनके बॉन्ड्स में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट 5 ईयर लॉक इन एंड 10 ईयर पेपर। ऑलराइट। तो एक ही सवाल में बहुत सारे जवाब मिल गए उन सभी दर्शकों को, अभिनव इनफैक्ट, जो बेसिक जानना चाहते थे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें मेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब आप हमें मेल करते हैं तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपको हम कॉल कर सकें। SMS करने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए ये SMS हमें 51818 पर।